सोचो, कोई इंसान अपना नाम, धर्म, अपना परिवार, अपना देश सब कुछ पीछे छोड़ दे सिर्फ इसलिए ताकि वह दुश्मन देश के बीच रहकर अपने देश को बचा सके, और फिर वह एक दिन पकड़ा जाए, उस पर सालों तक पूछताछ हो, उसे जेल में डाल दिया जाए, लेकिन आखिरी सांस तक वह अपने मिशन का राज ना खोले। ये कोई फिल्म की स्टोरी नहीं है, ये एक ऐसे भारतीय की कहानी है जिसने अपनी पूरी पहचान मिटाकर दुश्मन देश के अंदर नई जिंदगी शुरू की। बाहर की दुनिया के लिए वह एक पाकिस्तानी नागरिक था, लेकिन उसकी हर सांस, हर कदम और हर फैसला भारत के लिए था। 1970 में भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा था। ऐसे समय में भारत को खुफिया एजेंसी रो को ऐसे लोगों की जरूरत थी जो दुश्मन देश के अंदर जाकर जानकारी ला सके। तभी एक लड़का जो कॉलेज में थिएटर करता था और एक्टिंग में बहुत अच्छा था, रो की नजर में आया। उसकी एक्टिंग की यह कला जो भारत के चर्चित जासूसों में से उसे एक बना देगी। कई महीनों की ट्रेनिंग के बाद उनकी नई पहचान बनाई गई, नया नाम, नई धर्म, नई भाषा, यहाँ तक कि उसकी पूरी जिंदगी ही बदल दी गई। उसे सीमा के पार भेज दिया गया। वहाँ उसने सिर्फ छिपकर रहना नहीं सीखा, बल्कि पाकिस्तान से पूरी तरह घुल मिल गया। उसने कराची विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई पूरी की और बाद में पाकिस्तान की सेना में मिलिट्री अकाउंट में नौकरी हासिल की। अब वह भारत के लिए ऐसी जानकारियां भेज रहा था जिसे देश की सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। की रिपोर्ट के अनुसार उनकी जानकारी से भारत को पाकिस्तान की मिलिट्री को समझने में बड़ी मदद मिली। लेकिन हर जासूसी मिशन की तरह इस कहानी में भी एक मोड़ आया। साल 1983 किसी घटना के दौरान उसकी आइडेंटिटी पूरे पाकिस्तान के सामने आ गई और फिर 16 साल जेल में बिताने के बाद आखिरकार 21 नवंबर 2001 को पाकिस्तान के मियांवाली जेल में उसकी मृत्यु हो गई। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे कि आखिर उसने पाकिस्तान के अंदर क्या क्या किया, उसकी पहचान कैसे सामने आ गई और कई सारे सवाल। यह है भारत के ब्लैक टाइगर रविंद्र कौशिक की दिल दहला देने वाली और सच्ची कहानी। साल 1971 युद्ध खत्म हो चुका था, लेकिन असली लड़ाई अभी भी जारी थी। भारत ने इस युद्ध में बड़ी जीत हासिल की। करीब 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया, जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा सैनिक आत्मसमर्पण माना जाता है। इसी युद्ध के बाद बांग्लादेश एक नया देश बना, लेकिन इस हार ने पाकिस्तान की सेना और सरकार को अंदर तक हिला दिया। दोनों देशों के बीच भरोसा लगभग खत्म हो चुका था, सीमा पर तनाव बना रहता था और दोनों तरफ लगातार एक दूसरे की सैनिक गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी। साल 1972 में एक समझौता हुआ। दोनों देशों ने वादा किया कि वे अपना विवाद बातचीत से सुलझाने की कोशिश करेंगे। उस वक्त भारत को यह जानना जरूरी था कि पाकिस्तान की सेना आगे क्या योजना बना सकती है और दूसरी तरफ पाकिस्तान भी भारत पर नजर रख रहा था। पाकिस्तान में कौन से हथियार खरीदे जा रहे थे, कहां सेना भेजी जा रही थी, ये इंफॉर्मेशन बाहर बैठकर नहीं मिल सकती थी। इसके लिए लोगों की जरूरत थी जो पाकिस्तान के अंदर रहकर, उनकी नजरों के सामने रहकर भी नजर ना आए, जो वहां के लोगों की तरह रहे, वहीं पढ़े, वहीं नौकरी करे और बिना शक हुए भारत तक जानकारी पहुंचाए। ये काम करते हैं अंडर कवर जासूस। उनका सबसे बड़ा हथियार बंदूक नहीं बल्कि उनकी पहचान होती है। इस मिशन के लिए रो ने एक ऐसे लड़के को चुना जिसकी एक्टिंग इतनी शानदार थी कि वह सिर्फ स्टेज में नहीं बल्कि जिंदगी में भी नया इंसान बन सकता था। लेकिन सवाल है कि रो की नजर आखिर रविंद्र कौशिक पर ही क्यों पड़ी। साल 1973 लखनऊ में नेशनल लेवल कंपटीशन चल रहा था। स्टेज पर एक कलाकार आता है। उसका रोल था एक भारतीय सैनिक जिसे दुश्मन ने पकड़ लिया और पूछताछ की जा रही है। कुछ ही मिनटों में रविंद्र ने अपने चेहरे के भाव, अंदाज, आवाज से पूरा हॉल शांत कर दिया। लोग सिर्फ एक्टिंग नहीं देख रहे थे, उन्हें सच में लग रहा था कि वहाँ ये सब हो रहा है। और यहीं पर रविंद्र कौशिक ने पहली बार रो के टैलेंट स्काउट्स का ध्यान खींचा। कई रिपोर्ट्स और पूर्व रो अधिकारी मेजर जनरल वी.के. सिंह के किताब के अनुसार उनके नाटक भाषा पर पकड़ ने उसे रो अंडर कवर बना दिया। रो को एक ऐसा आदमी चाहिए था जो दूसरे देश में जाकर सालों तक किसी और की जिंदगी जी सके और किसी को शक भी ना हो। रविंद्र कौशिक में यह हिम्मत थी और शायद उसी दिन एक थिएटर एक्टर की जिंदगी खत्म हुई और भारत के सबसे खतरनाक अंडर कवर जासूस की शुरुआत। लेकिन एक अच्छा एक्टर सीधे जासूस नहीं बन जाता। उसे सबसे पहले रविंद्र कौशिक को 2 साल की गुप्त ट्रेनिंग दी गई। कई रिपोर्ट्स के अनुसार 1973 से 75 के बीच अलग अलग स्टेज में तैयार किया गया। रविंद्र की उर्दू पर मजबूत पकड़ थी। पाकिस्तान का रहन सहन, वहाँ की बोली, रीति रिवाज, खाने का तरीका, हर छोटी से छोटी बात सिखाई गई। करीब 2 साल जब रो को यकीन हो गया कि वह बिना पहचान किए पाकिस्तान में रह सकता है, तब उसे एक नया नाम, पहचान और एक ऐसा मिशन दिया गया जिससे वापस लौटने की कोई गारंटी नहीं थी। अब वह सबसे मुश्किल काम पर शुरू होने वाला था, एक नई जिंदगी की शुरुआत।
रो ने रविंद्र कौशिक की नई आइडेंटिटी तैयार की। अब वह रविंद्र कौशिक नहीं बल्कि नबी अहमद शाकिर थे। ये सिर्फ नाम बदलने की बात नहीं थी, उन्हें ऐसा नाम दिया गया जो जांच में भी सही लगे। नए दस्तावेज बनाए गए, उसकी उर्दू और भी बेहतर की गई। पाकिस्तान के शहर, वहाँ के रीति रिवाज, बोलचाल और जिंदगी की बारीकियां उन्हें बार बार सिखाई गई। कई रिपोर्ट्स के आधार पर तो मिशन का हिस्सा बनने के लिए उन्होंने इस्लाम धर्म अपनाया और खतना भी कराया ताकि उनकी पहचान पर किसी भी तरह का शक ना हो। इसके बाद उन्हें भेजा गया। रविंद्र ने वहाँ नई पहचान के साथ जिंदगी शुरू की। बाद में कराची विश्वविद्यालय से LLB की पढ़ाई की और धीरे धीरे पाकिस्तान के कल्चर में पूरी तरह घुल मिल गए। सोचो, जिस इंसान का बचपन भारत में बीता, जिसका परिवार भारत में था, अब उसे हर दिन खुद को पाकिस्तानी नागरिक साबित करना पड़ता था। एक छोटी सी गलती, छोटा सा गलत शब्द, एक लापरवाही और पूरा मिशन खत्म। लेकिन नबी अहमद शाकिर से जी रहा यह इंसान सिर्फ एक नया जीवन नहीं जी रहा था, वह भारत के लिए इतिहास का सबसे खतरनाक अंडरकवर मिशन तैयार करने जा रहा था। पर सवाल है कि रविंद्र आखिर भारत को ऐसी कौन सी जानकारियां भेजते थे जिसे इतना कीमती माना गया। रो ने आज तक पब्लिश नहीं किया कि रविंद्र ने कौन कौन सी जानकारियां भारत को भेजी थी, लेकिन कई रिपोर्ट्स अपूर्व रो अधिकारियों के बयान के अनुसार पाकिस्तान की सेना में पहुंच बनाने के बाद रविंद्र कौशिक भारत को बेहद अहम खुफिया जानकारी भेजते थे, जिसमें शामिल थे प्रशासन से जुड़ी जानकारी, ऐसी जानकारी जिससे भारत को पाकिस्तान की सैनिक सोच और तैयारियों का अंदाजा मिल सके। रिपोर्ट अपूर्व रो अधिकारियों के अनुसार 1979 से 73 के बीच उनकी भेजी गई जानकारी ने भारत को काफी सहारा दिया और इसी योगदान के कारण प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें ब्लैक टाइगर की उपाधि दी। लेकिन जिस इंसान ने सालों तक पाकिस्तान जैसे देश में रहकर भारत की मदद की, उसे शायद यह अंदाजा भी नहीं था कि एक छोटी सी गलती उसकी पूरी दुनिया ही बदल देगी। अगले ही दिन मिशन में उसकी पहचान सामने आने वाली थी। करीब 4 साल तक सब कुछ प्लान के मुताबिक चलता रहा। रविंद्र कौशिक पाकिस्तान की सेना के अंदर रहकर भारत तक। हर साल 1983 रो ने एक ऐसे एजेंट को पाकिस्तान भेजा जिसका नाम इनायत मसीह था। उसका काम था रविंद्र कौशिक से कांटेक्ट बनाए रखना। मिशन फेल हो गया। पाकिस्तान ने इनायत मसीह को गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ के दौरान उनको ऐसी जानकारी मिल गई जिससे वह नबी अहमद शाकिर उर्फ रविंद्र कौशिक तक पहुंच गए। कई महीनों तक उससे पूछताछ की गई। उस पर जासूसी का मुकदमा चला। पहले तो मौत की सजा सुनाई गई, बाद में उसे उम्र कैद में बदल दिया गया। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसा कोई भी रिकॉर्ड पब्लिश नहीं है जो ये बताए कि उन्होंने पूछताछ में भारत के किसी ऑपरेशन का राज बताया था। मौजूद जानकारियां यही बताती है कि उन्होंने लंबे समय तक पाकिस्तान की अलग अलग जेलों में रातें काटी। गिरफ्तारी के बाद रविंद्र कौशिक की पूरी जिंदगी बदल दी गई। वह पाकिस्तान का अधिकारी नहीं बल्कि भारत का जासूस था। कई रिपोर्ट के मुताबिक गिरफ्तारी के बाद उनसे लंबे समय तक यह जानने की कोशिश की गई कि भारत के लिए कौन कौन काम करता है, जानकारी कैसे भेजी जाती है और रो का नेटवर्क क्या है। उन्हें सियालकोट, कोट लखपत और मियांवाली जैसी जेलों में रखा गया। लगभग 18 साल जेल में बिताने के बाद 21 नवंबर 2001 को मियांवाली जेल में उनकी मृत्यु हो गई। रिपोर्ट के अनुसार उनकी मृत्यु फेफड़ों की बीमारी और हार्ट प्रॉब्लम के कारण हुई। रविंद्र ने आखिरी बार फैमिली को खत भी लिखा था। जब हम नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं तो हमारी नज़र सबसे पहले सैनिकों पर जाती है, लेकिन देश की सुरक्षा सिर्फ सीमा पर नहीं होती। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरे देश के बीच रहकर लड़ते हैं। उनकी ताकत होती है उनकी पहचान, जिसे वह हर दिन छिपाकर चलते हैं। रविंद्र कौशिक भी इन्हीं लोगों में से एक थे। उनका नाम, धर्म, परिवार सब कुछ छोड़ दिया सिर्फ इसलिए ताकि हमारा देश सुरक्षित रहे। अगर किसी देश को मजबूत बनाना है तो सैनिकों की ही नहीं बल्कि गुमनाम लोगों की भी जरूरत होती है, जिनका नाम इतिहास की किताबों में बड़े अक्षरों में नहीं लिखा जाता। रविंद्र कौशिक की कहानी हमें सिखाती है कि देशभक्ति सिर्फ युद्ध के मैदान में नहीं दिखाई जाती। कई बार देशभक्ति का मतलब होता है अपनी पूरी जिंदगी किसी और की तरह जीना, और इसलिए शायद उन्हें ब्लैक टाइगर कहा गया। एक ऐसा टाइगर जिसने दुश्मन के घर में रहकर देश की रक्षा की। इतिहास उन गुमनाम लोगों से भी बनता है जिन्होंने अपना सब कुछ होकर आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित किया। मैं मिलूंगा अगली डॉक्यूमेंट्री में एक और ऐसी सच्ची कहानी के साथ। धन्यवाद।